आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर लिया गया एक फैसला आने वाले 30 से 40 साल की एयर पावर को तय करेगा। क्या इस समय भारत को एयरफोर्स का एमका और नेवी का टेडबीएफ अलग अलग बनाना चाहिए या फिर दोनों प्रोग्राम को मिलाकर एक सुपर फाइटर इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने गलत रास्ता चुना तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है, जैसे तेजस प्रोग्राम के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले एक ऐसे टॉपिक के बारे पे जिसको लेकर इस समय दो ग्रुप आपस में डिबेट करते नजर आए हैं। और वो ये है कि क्या नेवी के लिए भी सुपर एम का होना चाहिए और क्या एयरफोर्स को टेडबीएफ नहीं छोड़ना चाहिए था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, आज भारत के दो पैरेलल फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहे हैं। एयरफोर्स के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि एक डेडिकेटेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स पे आधारित है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। निस्संदेह दोनों एडवांस फाइटर जेट हैं और दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन समस्या ये है कि दोनों अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। अलग अलग फंडिंग, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग सप्लाई चेन, सब कुछ इनका अलग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा खर्च देखने को मिल रहा है, ज़्यादा डिले देखने को मिल रही है और जो एफर्ट में डुप्लीकेशन है वो तो देखने को मिल ही रही है। और सबसे बड़ा खतरा, इंडिजिनस प्रोग्राम हमारे लगातार न सिर्फ प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पीछे छूटते जा रहे हैं। एमका भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होने वाला है। फीचर्स की बात करें तो इसमें लो रडार सिग्नेचर देखने को मिलेगा, इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेगी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और एआई ड्रिवन एवियोनिक्स होंगी। टाइमलाइन की जहां तक बात रही तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें 2028 तक पहली उड़ान भरता नजर आएगा, जबकि इसका इंडक्शन 2035 के आसपास होगा। और ये जेट इंडिया को अमेरिका, चाइना जैसे देशों की लीग में लेकर जा सकता है। लेकिन क्या ये समय पर आएगा, यह अपने आप में एक प्रश्न है। अब बात करते हैं नेवी के फाइटर जेट यानी टेडबीएफ की। ये एक कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर होने वाला है, जिसमें हमें फोल्डिंग विंग्स देखने को मिलेंगी, रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टेक ऑफ एंड अरेस्टेड लैंडिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। यह आईएनएस विक्रांत और फ्यूचर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन ये एमका से अलग डिजाइन पर बन रहा है और यही बन रहा है सबसे बड़ा सवाल कि क्या दोनों जो प्रोग्राम्स हैं इन्हें अलग अलग जाना चाहिए या एक साथ आना चाहिए। दो अलग अलग प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि डबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डबल टेस्टिंग और डबल कॉस्ट हमें देखने को मिलेगी। इंडिया का डिफेंस बजट अनलिमिटेड नहीं है। अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो दोनों प्रोग्राम्स एक साथ स्लो हो सकते हैं और तब क्या होगा? निस्संदेह उसके बाद हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, इंडिजिनस ड्रीम हमारा कमज़ोर पड़ता नजर आएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये काम हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें पहले ही वार्निंग दे चुका है तेजस प्रोग्राम के माध्यम से, जहां पर हमने डिले देखी, इंजन इश्यूज देखे और प्रोडक्शन बॉटलनेक्स देखे। फिर क्या हुआ? इंडिया ने राफेल खरीदे, 36 जेट इम्पोर्ट करने पड़े और अब अतिरिक्त 114 जो फाइटर जेट है इनको लेकर बातचीत चल रही है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा जो इंडिजिनस प्रोग्राम है वो कभी उस स्पेस में आ ही नहीं पाया जितने में उसको आना चाहिए था। और वही खतरा अब एमका और टेडबीएफ के सामने है। दरअसल आपको बता दें कि इसके ऐसे नहीं कि समाधान नहीं है, इसका समाधान भी है। लेकिन देखना यह है कि भारत सरकार इस समय क्या सोच के चल रही है और इनकी अप्रोच कैसी है। देखिए, उसका समाधान अगर हम देखें तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म इसका समाधान हो सकता है, जिसके अलग अलग वेरिएंट बने, एयरफोर्स वेरिएंट भी बने और उसका नेवी का कैरियर वेरिएंट भी बने। एग्जैक्टली जैसे अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम में किया, जहाँ पर उन्होंने F-35 लाइटनिंग 2 में हमें एयरफोर्स वेरिएंट भी दिखाया और इसका जो नेवल वेरिएंट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट होता दिखाया। और कुछ ऐसा ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को करने की ज़रूरत है। अगर ये मर्ज होता है तो डेवलपमेंट कॉस्ट 30 से 40% तक कम होगी, टाइमलाइन काफ़ी फास्ट होगी, कॉमन इंजन हमें देखने को मिलेगा दोनों में जो कि F414 है, तो फ्यूचर इंडिजिनस इंजन बनाने के चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा होंगे। इसके अलावा शेयर टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक हमारी काफ़ी हद तक मदद करने वाली है। और उससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि इंडिया को मिलेगा एक फाइटर जेट इकोसिस्टम, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर वॉरफेयर सिर्फ फाइटर जेट के नहीं है, ये है एक इकोसिस्टम जहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहाँ पर भी हमें मल्टीपल फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, हमें अनमैन फाइटर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे और एआई ड्रिवन जो स्वॉर्म वॉरफेयर है उसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करिए कि एक एम का पायलट कैरियर से लॉन्च होकर मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। यह है मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम। लेकिन अगर ये मर्ज नहीं हुआ तो नेवी को फिर अतिरिक्त जो राफेल एम है उनके तरफ जाना पड़ सकता है, फंड्स डाइवर्ट हो सकते हैं और एम का डिले हो सकता है और फिर से यहाँ पर इंडिया इंपोर्ट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा। आज फैसला सिंपल है
सेपरेट प्रोग्राम से हमें स्लो प्रोसेस देखने को मिलेगी और यूनिफाइड प्रोग्राम से हम एक ग्लोबल पावर बनने के और नज़दीक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस चीज़ में सुनने में जितना ही अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है उससे थोड़ी भिन्न हो। लेकिन एक चीज़ तो है, जाहिर सी बात है, अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को लेकर चल रहे हैं तो आपके रिसोर्सेज बटने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी मानते हैं। आप इससे कितना सहमत हैं, हमें अवश्य बताएं, क्योंकि हम जानते हैं ना तो इस समय हम एमका से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और ना ही भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी से। तो क्यों ना हो ऐसा ही वेरिएंट बनाया जाए जो दोनों की रिक्वायरमेंट को एक साथ पूरा कर सके, और उसके लिए ज़रूरी है सही विल पावर, सही डायरेक्शन और एक सही निर्णय जो हमारी तरफ से लिया जाए, क्योंकि वही निर्णय डिसाइड करेगा कि हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं या फिर जो है अमेरिका निर्भर बनने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर इंजन के लिए अमेरिका पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी अलग अलग हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना 155 mm के टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन, जिसको हम टीजीएम कहते हैं, वो विकसित कर रही है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है वन शॉट वन किल की क्षमता को प्राप्त करना। यानी एक ही शॉट में टैंक जैसे जो मूविंग टारगेट्स हैं उनको खत्म कर देना और एनिमी टारगेट्स को हिट करना। ये प्रोजेक्ट 2026 में अदिति 4, जो कि आइडेक्स फ्रेमवर्क के इस तहत शुरू हुआ काम है, जिसके जिससे इसकी हाई प्रायोरिटी है, वो अर्जेंसी है, वो दिखती है, और ये उसी दौरान शुरू भी हुआ है। यहाँ पर हमें अगर की फीचर्स की बात करें तो जो मल्टी मोड सीकर है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर लेज़र और जो इमेजिंग इंफ्रारेड है या मिलीमीटर वेव रेडार है वो देखने को मिलेगा, और ये हर मौसम और हर जीपीएस डिनाइड परिस्थिति में काम करने में पूर्णतया सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें हमें प्रेसिजन हाईएस्ट एंड पे दिखेगा, जहाँ पर इसकी सीईपी जो है वो 1 मीटर से भी कम रखने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, लगातार हमें लेज़र डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एनिमी टारगेट को हिट कर सकता है। इस पर हमें टर्मिनल मनोवरेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी अंतिम चरण में ये ट्रेजेक्टरी बदलकर मूविंग टारगेट्स हिट कर सकता है। लिथैलिटी की बात करें तो ये हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक जो वॉरहेड्स हैं, खासकर टैंडम हो गया, उसको कैरी करने में सक्षम होगा, और आधुनिक टैंक की जो रिएक्टिव आर्मर है उनको भी पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी इसके पास होने वाली है। रेंज की बात करें तो रैमजेट पावर्ड जो 155 mm सेल्स हैं, जो कि आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ की तरफ से विकसित करी जा रही हैं, ये 80 किलोमीटर तक की रेंज को ऑफर करेंगे, और भविष्य में जो लॉन्ग रेंज है और प्रिसीजन गाइडेंस है इनको कंबाइन किया जाएगा ताकि इनकी लेथैलिटी और इनकी फायर पावर को इम्प्रूव किया जा सके। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये K9 वज्र, एडवांस टोड आर्टलरी गन सिस्टम, धनुष हॉविट्जर और M777 हॉविट्जर जैसी जो गन्स हैं उनमें इनको यूज़ किया जा सकता है, और ये पूरी तरीके से उनके लिए कंबाइंड होने वाले हैं। यानी स्पष्ट है कि कदम काफ़ी तेज़ी के साथ सेना बढ़ा रही है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।